नमस्कार, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आदर्श स्कूल सदार शहर की तरफ से डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन 12th फिजिक्स का हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आपका 11th क्लास का इसमें जो आपका बेसिक आएगा वो जैसे जैसे अपन स्टडी करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उसके साथ साथ अपना कवर होता जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको अपन बोलते हैं, उसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं, परिभाषा क्या होनी चाहिए इसकी। तो परिभाषा की अगर अपन बात करें कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर इस डोमेन में क्या क्या आता है, क्या क्या अपन स्टडी करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, तो परिभाषा होगी इसकी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स की ब्रांच है ये, ऑब्वियसली अपन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, ये टर्म आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिर आवेश, आवेश के बारे में डिटेल स्टडी अपन इस परिभाषा के पढ़ने के बाद करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न प्रभावों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह शाखा क्या कहलाती है, आपकी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो परिभाषा क्या होगी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं कि एक आवेश जो अगर कहीं पे स्थिर हुआ, रुका हुआ विराम अवस्था में अगर कहीं पर हुआ, तो उस आवेश के कारण क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या भौतिक प्रभाव हमें वहां देखने को मिलेंगे, उन सभी प्रभावों का, उन घटनाओं का अध्ययन जो है वो हम किस में करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी में करेंगे। तो इस फिजिक्स में 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो आपका स्थिर वैद्युतिकी का जो सिलेबस होगा उसमें नॉर्मली हम उन्हीं प्रभावों की या उन्हीं घटनाओं की व्याख्या करेंगे या उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें आवेश हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। विराम अवस्था की परिभाषा आप बहुत छोटी क्लासेस से जानते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें किसी कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, उस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं, अपन स्थिर अवस्था कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी जो भी घटनाएं होंगी, स्थिर वैद्युतिकी में जो भी हमारी घटनाएं होंगी, उन सब के अंदर जो कॉमन बात रहेगी वो ये कि आवेश जो होगा हमारा, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो चाहे एक आवेश हो या एक सिस्टम में बहुत सारे आवेश हों, वो सारे के सारे आवेश क्या रहेंगे, अपने स्थिर रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, विराम अवस्था में रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है आवेश की। जो बेसिक है इस चैप्टर का वो अपन शुरू करने जा रहे हैं, और सबसे पहला जो अपन बेसिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है हमारा आवेश, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। तो हम अभी ये पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, उस आवेश के मौलिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, कुछ मूलभूत जानकारियां हम आवेश के बारे में अभी हासिल करेंगे। तो बात करते हैं अपन आवेश की। तो आवेश की बात करने से पहले 11th क्लास में हम आपको ले जाना चाहूँगा। जब आपने 11th क्लास में फिजिक्स में शुरुआत में जब पढ़ा था तो आपने 4 मूल बल के बारे में पढ़ा था कि प्रकृति के अंदर आपके 4 मूल बल होते हैं। उन 4 मूल बलों में एक गुरुत्वाकर्षण बल था, जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और 11th क्लास में तो आपने डिटेल में पढ़ा था गुरुत्वीय बल को। गुरुत्वीय बल के बाद में जो दूसरा आपका बल था वो था विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये विद्युत चुंबकीय बल हम 12th क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिक्स इनफैक्ट पूरी की पूरी आपकी विद्युत चुंबकीय बल पर आधारित है। तीसरा जो बल आपने पढ़ा था, जिसका आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ा होगा 11th क्लास में,
ट्वेल्थ क्लास के अंदर सेकंड फिजिक्स में हम जब नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे तो नाभिकीय बल में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा जो आपका बल होता है जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान लगता है वो भी अपन ट्वेल्थ क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे, वो है हमारा दुर्बल बल। तो 4 मूल बल थे, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल। प्रकृति के अंदर ये 4 आपके मौलिक मूलभूत या मूल बल या फंडामेंटल फोर्स आपके लगते हैं। अब देखिए हम इनका जिक्र अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप गुरुत्वीय बल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल के बारे में विस्तृत रूप से आपने 11th क्लास में पढ़ा है। वहीं से मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा जो आपने गुरुत्वीय बल में पढ़ी थी। गुरुत्वीय बल में जब आपने न्यूटन के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि 2 आपके द्रव्यमान जो हैं जिनके बीच की दूरी आपकी r होती है, वो एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं उस बल को आप गुरुत्वीय बल कहते हैं। मतलब द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को आपने क्या कहा था, गुरुत्वीय बल कहा था, राइट। अब वहां से हम क्या उठाना चाहते हैं, वहां से हम एक बात उठाना चाहते हैं कि गुरुत्वीय बल लगने के लिए या गुरुत्वीय बल लगाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। मतलब यह कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो ही वो वस्तु किसी और पर गुरुत्वीय बल लगा सकती है या खुद पर लगने वाला गुरुत्वीय बल महसूस कर सकती है। मतलब द्रव्यमान एक ऐसा गुणधर्म है किसी वस्तु का जो उसको इस लायक बनाता है कि वो वस्तु किसी और के गुरुत्वाकर्षण बल को फील कर सके, महसूस कर सके या अपने नजदीक किसी दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा सके। तो द्रव्यमान वो मौलिक गुणधर्म है जो किसी वस्तु को लायक बनाता है गुरुत्वीय बल लगाने या गुरुत्वीय बल महसूस करने के, ठीक है। वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल जो दूसरी श्रेणी थी हमारी मूल बलों के अंदर, विद्युत चुंबकीय बलों में भी कोई ना कोई एक गुणधर्म ऐसा होना चाहिए जो किसी को लायक बनाए, क्योंकि हर एक बल लगने की एक ना एक आपका वजह होती है, एक ना एक कॉज होता है, कारण होता है। जैसे गुरुत्वीय बल लगने का कारण जो था या गुरुत्वीय बल महसूस करने के पीछे जो कारण था उस कारण को हम द्रव्यमान बोलते हैं, जिसका एसआई मात्रक आपने किलोग्राम पढ़ा है, ठीक है, जो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो द्रव्यमान वो फैक्टर है, द्रव्यमान वो गुणधर्म है जो वस्तु को इस लायक बनाता है कि वो वस्तु गुरुत्वीय बल को महसूस कर सके। अब विद्युत चुंबकीय बल की अगर अपन बात करें तो किसी वस्तु के द्वारा या किसी कण के द्वारा विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करने, मतलब किसी और पर लगाने या खुद पर लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल को महसूस करने के लिए भी कम से कम कोई ना कोई, कम से कम एक ऐसी मौलिक गुणधर्म या एक ऐसी मौलिक चीज होनी चाहिए जो किसी वस्तु को इस लायक बनाए कि वो किसी का विद्युत चुंबकीय बल महसूस कर सके। और वो चीज होती है अपनी आवेश। मतलब आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो उस वस्तु को इस लायक बनाता है कि वो वस्तु विद्युत चुंबकीय बल किसी और पर आरोपित कर सके या किसी और के द्वारा आरोपित विद्युत चुंबकीय बल को महसूस कर सके। मतलब आवेश जो है, अगर परिभाषा के तौर पे आप इसको परिभाषित करना चाहें कि आवेश असल में होता क्या है, तो आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके कारण वस्तु विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करती है अथवा विद्युत चुंबकीय बल महसूस करती है, ठीक बात। अब बात आती है कि आवेश जो है, अब जब आपने आवेश को मौलिक गुणधर्म बताया है किसी वस्तु का जो उसको लायक बनाएगा इसके कि विद्युत चुंबकीय बल को वो कम से कम फील कर सके या किसी और पर लगा सके, तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है ही नहीं, जिस वस्तु पर आवेश नहीं होता उस वस्तु को आप निरावेशित बोलते हैं, या फिर इसके लिए जो अपन टेक्निकल वर्ड काम में लेते हैं वो है हमारा वैद्युत रूप से उदासीन। याद रखिएगा, अगर किसी कण पर या किसी वस्तु पर शून्य आवेश हो, अगर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा शून्य हो तो उस वस्तु को निरावेशित या फिर वैद्युत रूप से उदासीन बोला जाता है, ठीक है। जिसका एक उदाहरण आपने पढ़ा है वो है हमारा न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। तो नाभिक के अंदर पाया जाने वाला जो आपका निरावेशित कण होता है न्यूट्रॉन, उस पर कोई आवेश नहीं होता, उसका आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो अगर आप न्यूट्रॉन के लिए अगर चाहेंगे कि न्यूट्रॉन विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं है और आवेश बहुत जरूरी है विद्युत चुंबकीय बल लगाने के लिए। तो न्यूट्रॉन किसी और पर विद्युत चुंबकीय बल आरोपित नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन में आवेश की मात्रा शून्य होती है। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, इसलिए न्यूट्रॉन ना तो किसी और पर विद्युत चुंबकीय बल आरोपित कर सकता है, ना ही कोई और न्यूट्रॉन पर विद्युत चुंबकीय बल आरोपित कर सकता है, क्योंकि इसके पास आवेश नहीं है। इसलिए यह इस लायक ही नहीं है कि विद्युत चुंबकीय बल लगाए या इस पे विद्युत चुंबकीय बल कोई दूसरा लगा सके। ठीक है, दूसरा उदाहरण निरावेशित या फिर वैद्युत रूप से उदासीन वस्तुओं के बारे में हम देखें तो दूसरा उदाहरण है अपना परमाणु। आवर्त सारणी के अंदर आप जितने भी तत्व पढ़ते हैं वो सब परमाणु के रूप में ही पढ़ते हैं आप। परमाणु में आपने देखा है कि परमाणु में धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। मतलब परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही आपका ऋणावेश होता है। इसलिए परमाणु पर कुल आवेश आपका शून्य होता है। परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, कुल आवेश शून्य होता है। मतलब परमाणु निरावेशित होता है या वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अब परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए परमाणु विद्युत चुंबकीय बल को महसूस नहीं कर सकता। परमाणु किसी और पर विद्युत चुंबकीय बल आरोपित नहीं कर सकता। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल को आरोपित करने या विद्युत चुंबकीय बल को महसूस करने के लिए किसी कण को, किसी वस्तु को लायक बनाने वाली जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उसको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो वस्तु को इस लायक बनाता है कि वो वस्तु विद्युत चुंबकीय बल को आरोपित कर सके या किसी और के द्वारा आरोपित विद्युत चुंबकीय बल को महसूस कर सके। जिन वस्तुओं पर आवेश अनुपस्थित होता है, जिन वस्तुओं का आवेश शून्य होता है, उन वस्तुओं को निरावेशित कहते हैं या फिर उन वस्तुओं को वैद्युत रूप से उदासीन कहते हैं। और जो वस्तुएं या जो कण निरावेशित होते हैं या वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं, वो विद्युत चुंबकीय बल ना तो लगा सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पहला जो हमने परमाणुवीय कण जो देखा था, न्यूट्रॉन, जो नाभिक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन का कुल आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन का कुल आवेश शून्य होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो कभी भी विद्युत चुंबकीय बल ना तो आरोपित करेगा और ना ही विद्युत चुंबकीय बल को महसूस कर पाएगा। वैसे ही दूसरा उदाहरण हमने लिया था परमाणु का। परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा एक समान होती है। ये बात हमने जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। थॉमसन के मॉडल में बहुत सी गलत बातों के बीच में कम से कम एक ये सही बात थी कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि कुल आवेश 0 होगा। इसलिए परमाणु अगर कभी विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करेगा या महसूस करेगा, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करने के लिए और महसूस करने के लिए जिस मौलिक गुणधर्म की आवश्यकता हमें होती है, वो मौलिक गुणधर्म हमारे परमाणु अथवा न्यूट्रॉन में अवेलेबल या उपलब्ध नहीं है। तो कम से कम आपको एक चीज ये क्लियर हो गई होगी कि जैसे द्रव्यमान जरूरी होता है गुरुत्वीय बल महसूस करने या गुरुत्वीय बल आरोपित करने के लिए, वैसे ही आवेश जो है वो सबसे पहली जरूरत होती है विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करने के लिए या विद्युत चुंबकीय बल महसूस करने के लिए। बिना आवेश के विद्युत चुंबकीय बल को ना तो आरोपित किया जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुई आवेश की परिभाषा। अब अपन आवेश की कुछ बेसिक और डिटेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं तो उसका एसआई मात्रक हम पढ़ते हैं। तो आवेश के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है।
तो आवेश का एसआई मात्रक, एसआई का मतलब आप सब समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। एसआई मात्रक जो हमारा आवेश का होता है वो होता है कूलाम, जिसको कैपिटल सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मात्रकों के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं आपके, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर दिए जाते हैं उन मात्रकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसके अलावा जो आपके मात्रक होते हैं उनको हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर या स्मॉल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कूलाम आपका एक वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया मात्रक है, इसलिए कैपिटल सी से लिखेंगे। बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया था, कैपिटल एन के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल, वो भी एक वैज्ञानिक के नाम पे था, कैपिटल जे के द्वारा लिखा जाता है। तापमान का मात्रक केल्विन, कैपिटल के से लिखा जाता है क्योंकि लॉर्ड केल्विन के नाम पे दिया गया था। मीटर किसी वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है, इसलिए स्मॉल एम के द्वारा लिखा जाता है। तो एक ये फंडामेंटल आपका मैं बीच में क्लियर कर देना चाहता था कि जो मात्रकों के नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर दिए जाते हैं उनको अंग्रेजी के बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर के द्वारा, और बाकी अन्य मात्रकों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो एसआई मात्रक आवेश का है अपना कूलाम, कूलाम जिसको कैपिटल सी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब आपको पता है कि एक मात्रक से कभी काम नहीं चलने वाला होता है। जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमने किलोग्राम पढ़ा है, पर अकेले किलोग्राम से काम नहीं चलता। ठीक है। जहां कम द्रव्यमान की आपकी आवश्यकता होती है वहां पर हमने ग्राम, मिलीग्राम ये सब परिभाषित किया हुआ है। परमाणुवीय स्तर के ऊपर तो मिलीग्राम से या ग्राम से भी काम नहीं चलने वाला, तो हमने वहां पे परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट वो परिभाषित की हुई है। ठीक है। और जब किलोग्राम से बड़े स्तर की हम बात करते हैं तो किलोग्राम से बड़े स्तर पर हमने क्विंटल, टन, मीट्रिक टन ये सब परिभाषित किया हुआ है। तो वैसे ही कूलाम से अकेले काम नहीं चलने वाला। इनफैक्ट एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा हो जाता है। आमतौर पर इस चैप्टर के अंदर जो अपन आवेश काउंटर करेंगे या जिन आवेशों के साथ हमारा सामना होगा, जिनसे हम रूबरू होंगे, उसमें आपका माइक्रो कूलाम मिलेगा आपको। माइक्रो का मतलब आप जानते हैं, इसको म्यू के द्वारा लिखा जाता है। माइक्रो कूलाम का मतलब होगा 10 की घात -6 कूलाम। 10 की घात -6 को आप माइक्रो बोलते हैं। उसके बाद माइक्रो कूलाम के बाद हमारा नैनो कूलाम से भी हम रूबरू होंगे। नैनो का मतलब आप समझते हैं 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है। तो दो छोटे मात्रक जो हम आवेश के इस चैप्टर के अंदर काम में लेंगे वो एक है हमारा माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 और नैनो कूलाम 10 की घात -9 कूलाम। और एसआई मात्रक क्या हुआ हमारा कूलाम, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल सी के द्वारा। अब अपन बात करते हैं आवेश के वर्गीकरण की। देखिए, जब आवेश के वर्गीकरण की बात आती है, वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि पहले तो हमने ये जाना कि आवेश जो है वो उसकी कितने प्रकार होते हैं, कितनी प्रकृतियां होती हैं उसकी। अब हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन $100 बिल पर जो आपका जिसकी फोटो आती है $100 के नोट पर, US डॉलर के नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का फोटो आता है, जो एक आपके बिजनेसमैन भी थे, साथ में वैज्ञानिक भी थे और स्टेट्समैन भी थे US के अंदर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वर्गीकरण किया था आवेशों का। इनफैक्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो आवेशों के बारे में थोड़े से गलत थे। उनको लगता था कि आवेश जो है वो कोई पदार्थ है। ठीक है। आवेश को वो एक पदार्थ की तरह मानते थे जिसकी या तो किसी वस्तु में अधिकता होती है या किसी वस्तु में कमी होती है। उनका ये मानना था कि आवेश, वो अपने तरह से उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे, तो उनके मुताबिक आवेश एक पदार्थ है, जबकि हम जानते हैं कि आवेश एक पदार्थ नहीं है। आवेश पदार्थ का एक गुणधर्म है, पदार्थ नहीं है। पर वो मानते थे कि आवेश एक तरह का पदार्थ है। उस पदार्थ की कई चीज़ों में अधिकता होती है, कई चीज़ों में उसकी कमी होती है। उन्होंने उल्टा माना था। जिन चीज़ों में उन्होंने ये माना कि आवेश की अधिकता होती है उसको उन्होंने पॉजिटिव के द्वारा परिभाषित किया अधिकता को, और जिनमें कमी थी उनको उन्होंने माइनस के द्वारा परिभाषित किया। ठीक है। आज हम उसको उल्टा समझते हैं। ठीक है।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेशों का वर्गीकरण किया। हालांकि उनका जो शुरुआती जो ज्ञान था आवेश के बारे में वो आपका गलत था। वो आवेश को पदार्थ की तरह मानते थे, पर आवेश पदार्थ नहीं होता। आवेश पदार्थ का एक गुणधर्म मात्र होता है, पदार्थ नहीं होता। उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो आप आवेशों के वर्गीकरण का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि आवेशों का वर्गीकरण किसने किया, तो वर्गीकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उनके मुताबिक आवेश एक पदार्थ है और आवेशित वस्तुओं में या तो उस आवेश की अधिकता होती है या उस आवेश की कमी होती है। जिन पदार्थों में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आवेश नामक पदार्थ की अधिकता थी उसको उन्होंने धनावेशित माना, और बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुताबिक जिन पदार्थों में आवेश नामक पदार्थ की कमी थी उनको उन्होंने ऋणात्मक माना। तो कुल मिला के आवेशों का धनावेश और ऋणावेश इन दो श्रेणियों के अंदर वर्गीकरण का श्रेय जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। ठीक है, उन्होंने आवेश को सर्वप्रथम दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया, धनावेश जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हो आप, ऋणावेश जिसको आप नेगेटिव चार्ज बोलते हो। तो आवेशों के वर्गीकरण का काम किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने दो कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया। उन्होंने बोला आवेश की दो प्रकृति होती है, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं आज के जमाने की कि हमने क्या धनावेश लिया और क्या ऋणावेश लिया। तो परमाणु में आपके दो आपके आवेशित कण थे, प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था। क्योंकि न्यूट्रॉन तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि न्यूट्रॉन तो आपका निरावेशित होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो आवेशित कण थे परमाणु में, और हम सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ चाहे वो किसी भी रूप या स्वरूप में हो, वो पदार्थ आपका परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई की अगर अपन बात करें तो वो परमाणु पर आकर ही आपकी रुकती है। तो परमाणु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे जो आवेश रखते हैं या जो आवेशित होते हैं, हमने इन्हीं को पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर वर्गीकृत करना आसान समझा। ठीक है, क्योंकि सारे पदार्थ जो हैं वो घूम फिर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही बनने, तो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकरण करने से अच्छा है कि जो पदार्थों को आवेशित करने का काम करते हैं हम उन कणों को ही वर्गीकृत कर देते हैं धनावेश और ऋणावेश की श्रेणियों में। ठीक है, काम आसान हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या माना कि भाई जो प्रोटॉन था उसको हमने मान लिया धनावेश, और इलेक्ट्रॉन जो था उसको हमने मान लिया ऋणावेश। प्रोटॉन को हमने धनावेश मान लिया, इलेक्ट्रॉन को हमने ऋणावेश मान लिया। प्रोटॉन की प्रकृति आवेश की कैसी मानी गई, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति मानी गई ऋणावेशित। ठीक है, हालांकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने मुताबिक धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। देखिए हमारे पास दो श्रेणियां थी, उन दो श्रेणियों में किसी एक को हमने किसी एक श्रेणी के लेवल के साथ चिपकाना था। तो हमने बाई कन्वेंशन प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लिया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनने वाला कि प्रोटॉन को प्लस क्यों माना। देखिए आज अगर कोई ये बोले कि नहीं अपन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का उल्टा कर लेते हैं, प्रोटॉन को नेगेटिव मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज से 100-200 साल पहले जब भी इनका वर्गीकरण किया गया था तब भी किसी ने इनको मानना ही था। ठीक है, प्रकृति जो थी वो हमारे वर्गीकरण के मुताबिक चलने वाली नहीं है। उसने आवेश बनाए, विद्युत चुंबकीय बल बनाया, बिना ये सोचे समझे कि आने वाली पीढ़ियों में इंसान उसको किस नाम से बुलाएंगे, प्रकृति को उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा टोटली आपका कन्वेंशनल आपका नॉमेनक्लेचर था कि प्रोटॉन को धनावेशित माना गया और इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित माना गया। आज अगर ये कन्वेंशन आप पलट देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी नेचर वही रहेगी, फिजिक्स वही रहेगी, सब कुछ आपका वैसा ही रहेगा। ठीक बात। तो प्रोटॉन को हमने धनावेशित मान लिया और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति हमने क्या मान ली, ऋणावेशित मान ली। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश की मात्रा। भी प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के
आवेश की प्रकृति तो आपने निर्धारित कर ली, पर प्रकृति के अलावा जो दूसरी चीज आपकी रह गई वो थी आवेश की मात्रा, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर आवेश कितना उपस्थित होता है, कितना मतलब मात्रात्मक रूप से कितना आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है। तो यहां पर आप एक बात याद रखिएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है। प्रकृति बेशक दोनों पर विपरीत होती है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके ऋणावेशित होते हैं, परंतु आवेश की मात्रा दोनों पर समान होती है। और वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा है। कितनी? 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। दोनों की प्रकृतियां विपरीत होती हैं। इसमें आप अपने गणित वाला जो लॉजिक है वो प्लीज आप मत घुसाइएगा कि जो धनावेशित राशि होती है वो ऋणावेशित राशि से बड़ी होती है। नहीं, यहां धनावेश और ऋणावेश केवल और केवल इनकी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इनके आवेश के मान के साथ प्लस और माइनस का कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है और उस आवेश की मात्रा का आंकिक मान होता है 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इसको हम स्मॉल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम को एलिमेंट्री चार्ज, मूलभूत आवेश स्मॉल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल ई के बारे में आवेश के गुणधर्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है और उस मात्रा का मान कितना होता है? 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब ये जो मात्रा है आपकी, ये मात्रा प्रमाणित करने वाला कौन सा प्रयोग था? वो प्रयोग आपके सिलेबस में नहीं है पर उसका नाम जरूर आपके सिलेबस में है, तो वो नाम आप जरूर याद रखिएगा। मिल्लिकन का तेल बूंद प्रयोग। क्या नाम है? मिल्लिकन का तेल बूंद प्रयोग, मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये वो प्रयोग था जिसने ये सत्यापित किया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की आंकिक मात्रा 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम होती है। उसके अलावा आवेश के क्वांटमीकरण को भी इन्होंने सत्यापित किया था, जो हम आवेश के गुणधर्मों में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये आंकिक मान जो अपने आवेश का प्राप्त किया था, उस आंकिक मान प्राप्त करने के पीछे जो प्रयोग आपका जिम्मेदार है वो है मिल्लिकन का तेल बूंद प्रयोग। तो आवेश की परिभाषा: आवेश किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो उस वस्तु को विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करने या विद्युत चुंबकीय बल महसूस करने में सक्षम बनाता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है जिसे कैपिटल सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश के अन्य मात्रकों में माइक्रो कूलम 10 की घात -6, नैनो कूलम 10 की घात -9। उसके बाद आवेश के वर्गीकरण की बात आती है, तो आवेश का वर्गीकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, धनावेश तथा ऋणावेश। हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कॉन्सेप्ट था आवेश के बारे में वो गलत था। वो आवेश को एक पदार्थ की तरह मानते थे और उन्होंने ये भी माना था कि आवेश एक पदार्थ होता है, अगर वो पदार्थ किसी वस्तु में अधिकता में हो तो उसे धनावेशित, और अगर उस पदार्थ की किसी वस्तु में कमी हो तो उसे ऋणावेशित कहा जाता है। जबकि हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आवेश पदार्थ नहीं होता है, आवेश पदार्थ का केवल और केवल एक गुणधर्म होता है। ठीक है, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश में वर्गीकरण किया। उसके बाद बारी आई कि हम धनावेश और ऋणावेश की ये जो श्रेणियां निर्धारित की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा,
इन श्रेणियों में हम किनको रखें, तो हमने देखा कि प्रत्येक वस्तु या कोई भी पदार्थ मौलिक रूप से या मूलभूत रूप से परमाणु से मिलकर बनी होती है, और परमाणु जो थे वो 3 परमाणुवीय कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको 3 मूलभूत परमाणुवीय कण भी आप बोलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, आवेश की मात्रा 0 होती है, इसलिए न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे अपन। पीछे बचे आपके प्रोटॉन जो नाभिक में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। बोर के परमाणु मॉडल में आपने 11वीं क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2 बचे हमारे आवेशित कण। अब इन दोनों को वर्गीकृत करना था, एक को धनावेश और एक को ऋणावेश। दोनों पर आवेश की जो प्रकृतियां होती हैं वो एक दूसरे से विपरीत होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, उल्टी होती है। तो हमने प्रोटॉन को धनावेशित मान लिया और इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित मान लिया। इसके पीछे हमारा कोई लॉजिक नहीं था, इसके पीछे हमारा किसी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट या कुछ भी इसके पीछे आपका नहीं है, ठीक है। हमने एक को प्लस मानना था, एक को माइनस मानना था, तो हमने अपनी मर्जी से प्रोटॉन को प्लस और इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया, माइनस मान लिया, ठीक है। अब प्रोटॉन को धनावेशित मान लिया, इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित मान लिया। अब बात आई इनकी मात्रा की, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आवेश की प्रकृतियां बेशक एक दूसरे से विपरीत होती हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, परंतु दोनों पर आवेश की मात्रा आपकी समान होती है। और उस मात्रा का मान कितना होता है, 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और ये जो 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये जो आवेश है, इसे एलिमेंट्री चार्ज या स्मॉल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पूरी फिजिक्स में स्मॉल ई आपका जहां भी आए, उस स्मॉल ई का मान आपको हमेशा याद रखना है 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और ये जो आंकिक मान था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का, जो आंकिक मान था, वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग के द्वारा सत्यापित हुआ था। ठीक बात। ये थे हमारे आवेश के कुछ बेसिक, कुछ आपके मूलभूत बातें। अब आता है अपना आवेश का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो पढ़ चुके हैं अपन। अब आवेश के गुणधर्म आते हैं, प्रॉपर्टीज आती है। अब पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है आवेशों का जोड़, एडिशन, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और इस तरह से Qn। हमारा कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में किसी एक आवेश की उपस्थिति होने की बजाय उसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, और वो आवेश हैं हमारे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और इस तरह से लास्ट तक चलते जाएंगे अपन Qn तक। अब हमें निकालना है इस सिस्टम का कुल आवेश, या जिसको नेट आवेश बोला जाता है। अगर एक निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हों, जैसे ये निकाय है, इसमें कोई एक आवेश मौजूद नहीं है, इसमें बहुत सारे आवेश आपके उपस्थित हैं, तो अगर किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हों तो उस निकाय का कुल आवेश या उस निकाय का नेट आवेश क्या होगा? उस निकाय का कुल आवेश या उस निकाय का नेट आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब ये नाम आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। योज्यता प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर एक स्टेटमेंट ही आपका मुख्य है, और वो ये कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो, जैसे ये निकाय है, इसमें आवेश एक से ज्यादा है, तो उस निकाय का कुल आवेश अथवा नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब देखिए बीजगणितीय योग का मतलब यहां पर क्या हुआ? आवेश जो है वो आपकी अदिश राशि होती,
राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें मान और दिशा दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए मान की भी जरूरत होती है, मतलब परिमाण की भी जरूरत होती है और दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है, अकेले परिमाण के द्वारा सदिश राशियां परिभाषित नहीं की जा सकती, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बल अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल आरोपित होता है, तो अकेले परिमाण से आप उस वस्तु की गति का पूरा उल्लेख नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि 50 न्यूटन कौन सी दिशा में लग रहा है तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि उस बल के कारण उस वस्तु की गति का क्या होगा। तो बल आपका सदिश राशि है। तो सदिश राशियां वो जो अकेले परिमाण के द्वारा नहीं, उनको परिभाषित होने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और दूसरी श्रेणी जो हम पढ़ते हैं वो है आपकी अदिश राशि। अदिश राशियों में परिभाषित होने के लिए केवल और केवल किसकी जरूरत होती है? परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। मतलब अदिश राशियों को परिभाषित अगर करना है आपको तो सिर्फ उनके आंकिक मान की आवश्यकता है, किस दिशा में आरोपित होती हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने बोल दिया एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो वो 5 किलोग्राम जो आंकिक मान आपने द्रव्यमान का बताया वो काफी है सब कुछ बयान करने के लिए। आपको द्रव्यमान के साथ किसी तरह की दिशा जोड़ने की या संयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब द्रव्यमान आपका अदिश राशि हुआ। वैसे ही आवेश आपका अदिश राशि होता है जिसका परिमाण होता है। ठीक है, आवेश के आगे जो प्लस और माइनस का निशान लगता है आपका, वो प्लस और माइनस प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, दिशा के साथ तो कोई मतलब होता नहीं उनका। तो आवेश अपना अदिश राशि है जिसका सिर्फ परिमाण होता है, मतलब सिर्फ एक संख्या होती है। और संख्याओं का जब आप जोड़ करते हैं तो उस जोड़ को हम क्या बोलते हैं? बीज गणितीय योग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर हमने ये टर्म यूज में लिया था, बीज गणितीय योग। मतलब अगर आपके एक सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं और अगर आपको उस सिस्टम का निकाय का कुल आवेश या नेट आवेश आपको निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का मान जो है आपको जोड़ना है संख्या के जैसे। जो धनावेश है उसका निशान आप प्लस रखिए, जो ऋणावेश है उसका निशान आप माइनस रखिए, और जैसी प्रकृति है वैसे ही निशान के साथ रख के और उन सबका योग कर दीजिए। जो भी उनका योग आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेट आवेश बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका निकाय है जिसमें आपके 4 आवेश हैं, 5 माइक्रोकुलाम, -3, -2 और -2। 4 भिन्न भिन्न आवेश हैं जिनके परिमाण है +5 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम। हमें इस निकाय का कुल या नेट आवेश हमें निकालना है। तो नेट आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं सबका बीज गणितीय योग करना पड़ता है, सबका योग करना होता है संख्याओं के जैसे। तो करते हैं योग। पहला आवेश है 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है, प्लस है तो हमने इसका निशान प्लस लिया। जोड़ना है सबको तो अपन प्लस लगाएंगे। दूसरा आवेश है -3 माइक्रोकुलाम, तीसरा है -2 माइक्रोकुलाम, चौथा है -2 माइक्रोकुलाम। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बना? प्लस का 5, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 2। अब अगर अपन इसको देखें तो प्लस का तो 5, 3 और 2 5 और 2 7, प्लस का 5 है, माइनस का 7 है, तो कितना बचा? -2 माइक्रोकुलाम। ये -2 माइक्रोकुलाम इस सिस्टम का, इस निकाय का नेट आवेश है। ठीक है, तो अगर आपको किसी निकाय का कुल आवेश या नेट आवेश अगर आपको निकालना हो तो किसी भी निकाय का जिसमें एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, उस निकाय का नेट आवेश क्या होता है? उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग का मतलब क्या हुआ? कि आवेश जो है वो अदिश राशि है जिसका सिर्फ परिमाण है, इसलिए आवेशों को जोड़ते समय आपको सिर्फ और सिर्फ
उनके परिमाण या उनके मान का ध्यान रखना, दिशा तो उनमें वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो सबको आपको संख्याओं की तरह जोड़ना है। बस याद रखिएगा कि जिसका जैसा निशान है वो निशान आपका वैसा ही वैसा बरकरार रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो धनावेश है उसको प्लस के निशान के साथ रखिए, जो ऋणावेश है उसको माइनस के निशान के साथ रखिए। ठीक बात। ये तो थी आवेश की पहली प्रॉपर्टी, जिसमें अपन आगे भी पढ़ेंगे अभी, योज्यता। तो योज्यता का मतलब क्या था कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हों तो उस निकाय के कुल अथवा नेट आवेश का मान निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने एक उदाहरण देखा था इसी के साथ। इसी प्रॉपर्टी को अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल बात करेंगे अपन। अब अपन उदाहरण लेते हैं परमाणु का, किसी भी परमाणु का। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम का उदाहरण ले लीजिए। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, अब भैया जितना परमाणु क्रमांक होगा प्रोटॉन की संख्या भी तो उतनी ही होगी, 11। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 11। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? अभी आपको बताया था आवेश की मात्रा प्रोटॉन पर E के बराबर होती है 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। प्लस आवेश होता है इसलिए हमने प्लस लगाया। तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस E, तो 11 प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा? अगर एक पर E है तो भैया 11 पर कितना होगा? प्लस 11E, यही हो ना। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका, मात्रा E होती है, प्रकृति आपकी माइनस होती है। तो 11 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा? -11 ही। अब न्यूट्रॉन पे तो कुछ होता ही नहीं, तो उसको तो काउंट करने का कोई मतलब है नहीं। तो कुल धनावेश जो था वो तो आ गया 11E प्लस, और कुल जमा जो ऋणावेश था वो आ गया -11E। ठीक है, तो परमाणु जो था वो हमारा एक निकाय के जैसे, जिसमें 11 तो धनावेश हैं और 11 ही ऋणावेश हैं। कुल धनावेश है 11E, कुल ऋणावेश है -11E। तो अब आपको नेट आवेश निकालना है। नेट आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी आवेश होते हैं सबका अपन बीजगणितीय योग करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो परमाणु को एक निकाय की तरह अगर आप माने तो परमाणु में कुल धनावेश 11E प्लस कुल ऋणावेश -11E, तो प्लस का 11E माइनस का 11E, नेट आवेश जो था वो कितना आ गया? 0। और जब किसी वस्तु का कुल आवेश, नेट आवेश 0 होता है तो वो वस्तु उदासीन या विद्युत रूप से उदासीन या निरावेशित होती है। तो एक परमाणु उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, निरावेशित होता है। क्यों? क्योंकि एक परमाणु में जितनी मात्रा में धनावेश होता है उतनी ही मात्रा में ऋणावेश होता है, इसलिए कुल आवेश 0 आता है। अगर आप ये बोलेंगे ना कि परमाणु में आवेश नहीं होता, तो ये गलत बात है। परमाणु में आवेश होता है, परमाणु में धनावेश भी होता है, परमाणु में ऋणावेश भी होता है। दोनों आवेश उपस्थित होते हैं, पर दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए एक दूसरे को संपूर्ण तरीके से नष्ट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। इसलिए कुल आवेश आपका कितना आया? 0। परमाणु में आवेश नहीं होता, गलत बात है। परमाणु का कुल आवेश, नेट आवेश 0 होता है, ये सही बात है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, न्यूट्रॉन।
अभी तक हम यही पढ़ते आए थे कि भैया न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। पर हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन क्यों होता है। देखिए न्यूट्रॉन के अंदर अगर आप झांक के देखें तो न्यूट्रॉन आपको 3 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहां जो D लिखा हुआ है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो क्वारक कणों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? क्वारक कणों से। और जिन 2 क्वारक कणों से मिलकर वो बने होते हैं वो हैं आपके अप क्वारक, जिसको U से लिखा है, और डाउन क्वारक, जिसको हमने D से लिखा है। ठीक है, अब जो अप क्वारक होता है उसका आवेश होता है आपका 2/3 E। ये E वही है आपका 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अप क्वारक पे प्लस आवेश होता है, डाउन क्वारक पे आवेश होता है -1/3 E। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से कणों से मिलकर बने होते हैं? क्वारक कणों से। और जिन 2 क्वारक कणों से मिलकर बने होते हैं उनका नाम अप क्वारक और डाउन क्वारक। न्यूट्रॉन के अंदर अगर आप देखें तो अप क्वारक पर चार्ज होता है +2/3 E, डाउन क्वारक पर आपका आवेश होता है -1/3 E। अब न्यूट्रॉन को अगर आप देखें तो उसमें 2 तो डाउन क्वारक है और 1 अप क्वारक है। तो हम उसका नेट चार्ज निकालते हैं, कुल आवेश निकालते हैं, नेट आवेश निकालते हैं। ठीक है, तो 1 डाउन क्वारक है तो कितना हुआ? -1/3 E, प्लस ये दूसरा भी डाउन क्वारक है, इसका भी कितना हुआ? -1/3 E। पर ये तीसरा अप क्वारक है, इसका कितना हुआ? +2/3 E। अब आप देखेंगे तो -1/3 कुल कितना हुआ? -2/3, और ये +2/3। अब -2/3 से +2/3 कैंसिल हो गया और कुल आवेश आ गया 0। न्यूट्रॉन के अंदर आवेशित कण मौजूद होते हैं जिनको क्वारक कण कहते हैं। न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वारक और 1 अप क्वारक से मिलकर बना होता है। डाउन क्वारक का आवेश -1/3 E और अप क्वारक का आवेश +2/3 E होता है। ठीक है, अब 2 डाउन क्वारक और 1 अप क्वारक से मिलकर बना हुआ न्यूट्रॉन का अगर आप कुल आवेश निकालें या नेट आवेश निकालें तो वो नेट आवेश कितना आएगा? तीनों के आवेशों का बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। तो डाउन क्वारक का हो गया भैया कितना? -1/3 E। दूसरे डाउन क्वारक का फिर -1/3 E। लास्ट वाले तीसरे अप क्वारक का +2/3 E। तो 2 डाउन क्वारक का मिलके कितना हो गया? -2/3 E। 1 अप क्वारक का कितना था? +2/3 E। प्लस माइनस बराबर मात्रा में है, काट दिए एक दूसरे को और नेट आवेश कितना आया? 0। इसलिए न्यूट्रॉन आपका वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक बात। तो न्यूट्रॉन आपका वैद्युत रूप से उदासीन इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन में आवेशित कण मौजूद होते हैं, परंतु उन आवेशित कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि जितने धनावेश होते हैं उतने ऋणावेश होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कुल आवेश आपका 0 निकल के आता है। इसलिए न्यूट्रॉन आपका वैद्युत रूप से निरावेशित या वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर आवेशित कैसे होगी कोई वस्तु। सोडियम का ही उदाहरण ले लीजिए। परमाणु था तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 11 E माइनस का 11 E और कुल आवेश आया 0। मतलब सोडियम परमाणु उदासीन है। अब ये सोडियम आवेशित कैसे किया जाएगा? अब देखिए, ये उदासीन इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन धनावेश और ऋणावेश बैलेंस में है तब तक हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ आपका उदासीन रहेगा। अगर आपको किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आपको धनावेश और ऋणावेश के बीच में ये जो संतुलन बना हुआ है, ये जो बैलेंस बना हुआ है, इस बैलेंस को आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इस बैलेंस को आपको बिगाड़ना पड़ेगा।
मतलब ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो ये उदासीन रहेगा। अगर आप इसके ऊपर किसी भी तरह का प्लस या माइनस जो भी आवेश आप इस पर उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या फिलहाल बराबर है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, किसी एक की संख्या को कम करना पड़ेगा या किसी एक की संख्या को ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आवेश आएगा। हमने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम से निकला तो प्रोटॉन तो सोडियम में कितने थे, 11, वो तो उतने ही रहेंगे क्योंकि ये प्रोटॉन तो हमने निकाले नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाला है। प्रोटॉन की संख्या रहेगी पहले के जैसी ही, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 से हो गई 10। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जब 11 है तो धनावेश तो उतना ही रहेगा, +11 ही। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है इसलिए ऋणावेश हो जाएगा -10e। अब अगर आप नेट आवेश निकालेंगे तो +11 -10 कितना आ गया, +e। मतलब अब जो सोडियम है वो आपका हो गया धनावेशित। तो सोडियम को धनावेशित करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कर दी कम। पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे तो 0 आ रहा था। ठीक है, मान लीजिए ये डस्टर आपका प्रोटॉन है और ये मेरा हाथ इलेक्ट्रॉन है, पहले दोनों बराबर थे, अब हमने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कम करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी है, पर जब आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम करेंगे तो यहां ज्यादा कौन हो गया, ऑटोमेटिकली फिर आपका प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन पर आवेश प्लस होता है इसलिए सोडियम का कुल आवेश आ गया प्लस। मतलब किसी परमाणु को धनायन में कन्वर्ट करना हो, जब परमाणु आयन बन जाता है, देखिए परमाणु तभी तक रहता है जब तक उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो और उसका नेट आवेश 0 हो। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेता है, परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी और से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो वो परमाणु नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। 2 तरह के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। फिलहाल यहाँ जो बना है सोडियम वो आपका धनायन है, और धनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को देना होता है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो प्रोटॉन की संख्या तो बरकरार रही पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इसलिए +11 -10 तो कितना बच गया आपका, +e। ठीक है, जब आपने यहाँ पे Na+ लिखा तो इस प्लस का मतलब ये नहीं है कि सोडियम के ऊपर आवेश +1 कूलाम है। ये गलती कभी मत करिएगा आप कि किसी भी आयन के ऊपर जो आपकी संयोजकता लिखी होती है +1 +2 जो भी है, ठीक है, किसी आयन के ऊपर लिखी हुई जो संख्या होती है वो उसका कूलाम में आवेश नहीं होती। ठीक है, Na+1 का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये है कि धनावेश की अधिकता है। प्लस का मतलब किसकी अधिकता है, धनावेश की, और 1 का मतलब कितनी अधिकता है, 1। धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा से 1 ज्यादा है और उस पर आवेश की मात्रा कितनी है आपकी, E। तो सोडियम +1 का मतलब 1 कूलाम आवेश कतई नहीं होगा। सोडियम +1 का मतलब, प्लस का मतलब धनावेश की अधिकता है, 1 का मतलब धनावेश ऋणावेश से 1 ज्यादा है, और आवेश कितना है, E आपका उसका आवेश। ठीक है, अब धनावेश तो बन गया, बात करते हैं ऋणावेश की। तो इसी के जैसा दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्लोरीन। परमाणु जब होता है तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 17 आवेश, माइनस का 17 आवेश, और नेट आवेश कितना आया, 0। 0 का मतलब उदासीन। ठीक बात। अब हमने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन 17 से हो गए 18, प्रोटॉन हो गए 17e, ऋणावेश हो गया -18e, और अब आप नेट आवेश निकालेंगे तो कितना आया, -e। क्लोरीन परमाणु बन गया ऋणायन, -1। यहां पर फिर से आपको बता दूं, -1 का मतलब 1 कूलाम नहीं है, माइनस का मतलब किसकी अधिकता है, ऋणावेश की, 1 का मतलब ऋणावेश धनावेश से कितना ज्यादा है, E, और इसका आवेश कितना है, -e। तो धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है, ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है,
और जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो तालमेल है आपका वो आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको बिगाड़ेंगे नहीं, तब तक कोई पदार्थ, वस्तु, परमाणु कुछ भी आपका आवेशित नहीं होगा। आवेश तभी उत्पन्न होता है जब धनावेश और ऋणावेश के बीच में संतुलन बिगड़ता है। और यहाँ दो उदाहरणों से आपने एक चीज नोट की होगी कि संतुलन बिगाड़ने के लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आपसी तालमेल को डिस्टर्ब करने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ ही कर रहे हैं हमें जो करना है। धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है, ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है। मतलब चाहे लेने की बात हो या देने की बात हो, हम सारा कुछ इलेक्ट्रॉन में ही कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हमने इतना ईजी करेंसी इसलिए बना रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, जो दूसरा विकल्प है हमारे पास आदान प्रदान करने का, वो है हमारा प्रोटॉन। कि भाई जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या दान नहीं करना चाहते तो आप प्रोटॉन को ग्रहण कर लीजिए या प्रोटॉन को दान कर दीजिए। पर प्रोटॉन को निकालना या ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन निकालने या ग्रहण करने के जितना आसान नहीं है। कारण प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल जो था वो प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है, प्रबलतम बल होता है। अब नाभिकीय बल की गिरफ्त से निकाल के किसी प्रोटॉन को बाहर निकालना या बाहर से प्रोटॉन लाके नाभिक के अंदर उसको संयोजित करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाके परमाणु में संयोजित करना बहुत आसान है, बहुत कम ऊर्जा में ये काम हो जाता है। प्रोटॉन को इतना आसानी से निकाला या जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है जहां नाभिकीय बल लगता है, जो सबसे मजबूत बल होता है। प्रोटॉन को निकालने के लिए या संयोजित करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो आम तौर पे, ठीक है, प्रायोगिक तौर पे प्रैक्टिकली आप वो ऊर्जा प्रोटॉन को या परमाणु को नहीं दे सकते। इसलिए सारा लेन देन, आदान प्रदान, एक्सचेंज आपका किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो आम तौर पे आवेशन की प्रक्रिया में प्लस और माइनस के बीच में बैलेंस को बिगाड़ने की जब भी कोशिश होगी तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होगी। प्रोटॉन का आदान प्रदान हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर बहुत मजबूती से बंधा होता है, वहां से उसको निकालने या बाहर से किसी प्रोटॉन को लाके वहां जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया कि भाई परमाणु तो उदासीन होता है, पर अगर परमाणु को धनायन और ऋणायन में कन्वर्ट करना हो तो आपको प्लस और माइनस के बीच का बैलेंस जो है उसको डिस्टर्ब करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो परमाणु धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो परमाणु ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी आयन होगा उसको आप इस तरह से लिखेंगे, X तो हो गया उसका प्रतीक चिन्ह, जैसे सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन का H, प्लस माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे तो प्लस आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो माइनस आवेश आएगा। या प्लस का मतलब होता है धनावेश की अधिकता, माइनस का मतलब ऋणावेश की अधिकता। ठीक है, n क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसका आदान प्रदान हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो यहाँ पे 1 होगा, 2 का आदान प्रदान हुआ 2 होगा, 3 का आदान प्रदान हुआ 3 होगा। और आवेश क्या होगा? आदान प्रदान हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। निशान जो है वो आपका जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो किसी आयन को प्रदर्शित करने का तरीका होता है उसका प्रतीक चिन्ह। अगर वो आयन आपका धनायन है तो प्लस, ऋणायन है तो माइनस, और उसके आगे एक संख्या लिखी होती है। प्लस का मतलब धनावेश की अधिकता, माइनस का मतलब ऋणावेश की अधिकता, और n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो संख्या जो आदान प्रदान की गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का देंगे तो 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2, 3 होगा तो 3। और आवेश क्या होगा? आवेश यहां पर लिखी हुई संख्या नहीं होगी। आवेश क्या होगा? निशान यहां से आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, n जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ वो संख्या गुणा में e इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसलिए क्लोरीन -1 पर आवेश का मान जो है वो -1 कूलाम ना होकर क्या होगा आपका? -1 गुणा में E होगा। ऋणायन पे प्लस और माइनस के बाद लिखी हुई संख्या को उसके आवेश की मात्रा समझने की गलती उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे। मैं बार बार आपको वैसे भी फिर भी याद दिलाता रहूंगा।
अब आगे का जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, आवेश की योज्यता की प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं। योज्यता के बाद जो आगे वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है अपनी क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में और आवेश के संरक्षण के नियम के बारे में, ये दो चीजें अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।